सो सेकेंड मंथली एग्जाम का अभी रिवीजन करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन को रिवीजन में समझना है और बहुत ज़्यादा डीप में बात नहीं करेंगे, थोड़ा जल्दी से कवर होती चली जाएगी। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली बिल्कुल ना फेंकें, ठीक है, और एकदम वर्टिकली ऊपर ना फेंकें, यानी कि अगर हम कभी भी हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें तो वो क्या होता है कि कैसा पाथ बनाता है, वो इस तरह का पाथ बनाता है, आगे जाता है ऊपर और एक ऊंचाई तक गया, फिर उसके बाद कैसे आ गया, नीचे गिर जाता है। ठीक, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का अपना कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या करा, मान लो हमने किसी को u स्पीड से फेंका। अब आपको मालूम है कि जब अगर हम लोग मान लेते हैं ये एंगल जो है, कोई सपोज मान लेते हैं ये जो है अल्फा एंगल है, ठीक है, तो आपको मालूम है कि तुरंत इसके कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो u cos अल्फा हो गया और दूसरा कौन सा हो जाएगा, u sin अल्फा। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। फिर अलग अलग पॉइंट पे इसकी अलग अलग वेलोसिटी होगी, यहाँ v बाई हो जाएगा, ये vx हो जाएगा, फिर यहाँ पर केवल जो है vx बचेगा, v बाई 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर v बाई ऊपर होती तो भी और ऊपर जाता, ऊपर तो जाएगा, यहाँ नीचे आएगा। फिर इसी प्रकार से डिफरेंट जगह पर अलग अलग वेलोसिटी रहेंगी और फाइनली जिस स्पीड से फेंका गया था उसी स्पीड से क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ जो है गिर जाएगा। ठीक, तो ये पूरी जर्नी हो गई। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, हमने मार्कर को इस तरीके से उठा के यूं फेंक दिया तो प्रोजेक्टाइल पाथ बनाते हुए ये गिर गया। तो जैसे हमने ये फेंका तो इस तरीके से यहाँ से उधर गया, तो एक प्रोजेक्टाइल पाथ उसने बनाया। अगर ऐसे फेंकेंगे तो कोई प्रोजेक्टाइल का मतलब नहीं है। या हम ये फेंकेंगे हॉरिजॉन्टल भी, तो हॉरिजॉन्टल जाएगा यूं, फिर वो गिर जाएगा पूरा इस तरीके से। एक पैराबोलिक पाथ होता है, ये नहीं बनेगा। तो जब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच किसी एंगल पे फेंकेंगे तब इस तरीके का इसका पाथ यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है कि प्रूव करके दिखाइए कि जो है प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो पैराबोलिक होता है। ये प्रूव करने के लिए आता है। तो पैराबोलिक पाथ अगर प्रूव करना है तो आपको इस तरीके की एक इक्वेशन दिखानी पड़ेगी, y इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। अगर ये इक्वेशन आप बना ले गए, समझ गए, तो बात बन गई, और नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो मान लेते हैं कि जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है ये x है, तो इसको हम ux कह सकते हैं, ux इक्वल टू u cos अल्फा। इसको uy कह सकते हैं, तो uy इक्वल टू u sin अल्फा हो गया। ये जो डिस्टेंस इसको y मान लीजिए, ठीक है, ये इतनी इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पर निकल के आ गई। ठीक है, तो फिर इसके बाद अगर हमने प्रूव करना है कि इसका पाथ प्रोजेक्टाइल होता है तो कैसे प्रूव करेंगे, फ्रॉम फिगर। आपको जो इक्वेशन मालूम है उसको यूज करेंगे। आपने एक इक्वेशन पढ़ी है, 3 तरह की इक्वेशन पढ़ी थी इससे जो मोशन स्ट्रेट लाइन होता है, कौन कौन सी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी पढ़ी थी जी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। फिर जब हमने मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाता था तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, कब, जब नीचे आएगा ऑब्जेक्ट इस तरीके से, ठीक है ना, जैसे हम इसको ऐसे नीचे फेंकेंगे तब लगेगा v बराबर यू प्लस जी टी और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, और होता था h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन अब नीचे से अगर इसको ऊपर फेंकें तब क्या बनती थी इक्वेशन, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। नीचे गया तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, और ऊपर फेंकने का मतलब है ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऊपर हमेशा जी निगेटिव, नीचे आएगा तो जी पॉजिटिव लिया गया। तो यहाँ पर भी जब आप इक्वेशन लेंगे तो v इक्वल टू यहाँ पर कौन सी इक्वेशन लेंगे, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन लेनी पड़ेगी। y इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी, ओवरऑल आपने फेंका तो ऊपर की तरफ ना, तो यह कितना आ गया। तो अगर हम हाइट की बात करेंगे तो हाइट की जगह y है,
तो y इक्वल टू यहाँ पर आएगा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, लेकिन y का मतलब होता है वर्टिकल मोशन, ठीक है ना। तो फ्रॉम फिगर फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन, तो y इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा u बाई टी। u बाई समझ गए क्यों लिया है? वर्टिकल मोशन का मतलब सारे कंपोनेंट वर्टिकल, यानी कि जो u है, u का वर्टिकल कंपोनेंट u बाई, ये जो डिस्टेंस ली है वो भी कैसी ली है? वर्टिकल ली है, समझ गए ना। u बाई माइनस हाफ जी टी, इस पर ये पढ़ा है, कोई दिक्कत इसमें, किसी कोई तकलीफ है क्या? u बाई क्यों लिया समझ के फिर लिख दिया, वर्टिकल मोशन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद जो है आ गया आपका, तो y इक्वल टू जो है u y को आप क्या लिख सकते हैं? u साइन अल्फा, ठीक, u साइन अल्फा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 हो गया है, ठीक। फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल मोशन का हम डिस्टेंस की बात करें तो क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्या होता है? तो यहाँ देख के बताओ, डिस्टेंस है x हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, स्पीड कितनी है? ux ली जाएगी, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और टाइम कितना हो गया? t, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं? t की अगर वैल्यू निकाले तो x अपॉन यू एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जिसको हम x अपॉन क्या लिख सकते हैं? u cos अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन 1, तो अगर t की वैल्यू 1 में पुट कर दोगे तो u साइन अल्फा हो गया, और t की जगह आ गया x अपॉन यू cos अल्फा, और माइनस हाफ g, और t की जगह कितना आ गया? x अपॉन यू cos अल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ u से u क्या हो गया? कट गया, तो ये y इक्वल टू टेन अल्फा बन गया, साइन अपॉन कॉस, ठीक, माइनस हाफ, ठीक है, g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर आ गया कितना? एक्स स्क्वायर, ठीक। अब जरा इधर देखो, लेट स्मॉल a की जगह टेन अल्फा ले, टेन अल्फा जो है उसकी जगह स्मॉल a रख ले, तो लेट a इक्वल टू टेन अल्फा, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर लिखा है, इस वाले टर्म को b मान ले, ठीक, तो b इक्वल टू हमने ले लिया g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक। तो देयरफॉर y इक्वल टू ये इक्वेशन क्या बन गई? ax माइनस bx स्क्वायर, हेंस it proved the path of projectile is parabola। प्रूफ हो गया। हमें किस इक्वेशन चाहिए थी? किस फॉर्म में? इस फॉर्म में इक्वेशन चाहिए थी, और ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई? इसी फॉर्म में आ गई। ये कांस्टेंट हो गया, इसको कांस्टेंट मान लिया, जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है सरफेस के लिए, ठीक, प्रूफ हो गया। अब इसको नोट कर लो। अभी फिलहाल तो ऑनलाइन होना है। खैर, अब देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले बात आती है, कुछ टर्म्स आते हैं। नंबर 1 जैसे जो है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जितनी देर वो एयर में रहा फेंकने के बाद, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स जर्नी। अपनी जो पूरी यात्रा होगी करने से पूरा जो जितना टाइम लेगा वो हो जाएगा टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। कैसे निकाला जाएगा इसको, ये भी समझ लिया जाए। तो अगर
हम लोग अगर बात करें, वी नो दैट, तो अगर हम लोग बात करेंगे वी वाई इक्वल टू, तो वी वाई इक्वल टू हो जाता है आपका यू वाई माइनस जी टी, ये फार्मूला ही हो जाएगा। ठीक, एट टॉप पॉइंट, यानी जब सबसे ऊपर होगा वहाँ, तो ये जब सबसे ऊपर होता था तो वहाँ पर क्या जीरो हो जाता था? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो नीचे कहीं जाएगा। एक टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा ना, वहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी वहाँ जीरो हो गई। अब अपनी इनिशियल वेलोसिटी से कैसे आएगा? नीचे आएगा। तो जीरो इक्वल टू यू वाई माइनस कितना हो गया? जी टी। तो यू वाई इक्वल टू कितना आ गया? जी टी। और टी की वैल्यू अगर निकाले तो यू साइन अल्फा अपन कितना हो गया? जी। तो ये इक्वेशन बनवा ली भाई, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल टर्न जीता वो जीरो हो गया। अब जो भी बचेगा वो इनिशियल वाला वर्टिकल था, उसकी वजह से ही नीचे आ रहा है वो। ठीक है, तो यू साइन अल्फा अपॉन जी आ गया कि नहीं आ गया? सो टोटल टाइम टेकन from projection to in projection to reach the ground, अगर प्रोजेक्शन यानी जहां से फेंका गया वहां से और ग्राउंड में पहुंचने तक कितना टाइम लगेगा? तो कैपिटल टी मान लो, तो 2 इंटू टी हो जाएगा। अरे जितना ऊपर जाने में लगा उतना नीचे आने में लगेगा, तो कितना हो गया? 2 यू साइन अल्फा अपॉन कितना आ गया? जी। दिस इज द formula for the flight time, time of flight of projectile। ठीक, तो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा, यानी कि कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ये पूछ रहा है। तो वी नो दैट, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। पढ़ा है ना, जब कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी रहती है तो फार्मूला होता है वाई, इसलिए लिया वर्टिकल मोशन है। और जीरो इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh, सिंस वी वाई कितना है? ठीक, और यू वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 2gh, और एच इक्वल टू यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, उसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो देयरफॉर हाइट कितनी आ गई? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। इफ अल्फा 90 डिग्री हो जाए तो जो h है उसको h मैक्स कहते हैं। तो जो h मैक्स की वैल्यू आती है वो यू स्क्वायर अपॉन कितनी हो जाएगी? 2g। ठीक, सबसे ऊपर जब टॉप पे होगा तो 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। नोट कर लो इसको। अब देखो, जो इसका फाइनल जो टॉपिक आता है वो आता है रेंज। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो जितनी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसको कैसे निकालते हैं? लेट r इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। यू एक्स इंटू टी का मतलब क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल उसकी स्पीड क्या थी? यू एक्स, टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लगे कैपिटल टी, तो यू एक्स की जगह यू कॉस अल्फा, टी की जगह 2 यू साइन अल्फा अपॉन जी। तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा एक साथ ले लो, ठीक है, और यू स्क्वायर इधर आ गया, अपॉन जी कर दो।
तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा होता है, तो ये आ गया यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। दिस इज द रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो ये 3 फार्मूले से कि पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल कवर हो जाता है, और मैक्सिमम न्यूमेरिकल भी इन्हीं 3 फार्मूलों पर बेस्ड होते हैं जो कि लग जाते हैं। देखो इसके बाद डिवीजन में हमारे पास आता है वेक्टर एनालिसिस। तो फिर करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्वांटिटी जो होती है 2 टाइप की होती है, एक तो वेक्टर, दूसरी स्केलर। वेक्टर क्या होती हैं और स्केलर क्या होती है, तो पहले स्केलर देख लें। तो हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक, मैग्नीट्यूड ओनली, केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं है। और एग्जाम्पल जो इसके आते हैं वो एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके पास, स्पीड हो गया है ना, डिस्टेंस हो गया, ETC, बस यही आता है, ठीक है। जो बहुत चीज़ है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मास, ठीक है। तो ये स्केलर हो गई। वेक्टर क्या होती है, वेक्टर में क्या होता है, हैविंग मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, डिस्टेंस नहीं, डायरेक्शन, also follow the law of vector addition। इसके अलावा जो वेक्टर एडिशन के जो लॉ है वो भी फॉलो करते हैं, ठीक। ऐसी क्वांटिटी के एग्जांपल कौन से होते हैं, ऐसी क्वांटिटी के एग्जांपल अगर लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत है, फोर्स, ठीक है। ऐसे करते चले जाएंगे तो बहुत सारे जो है एग्जांपल आपको इसके मिल जाएंगे। जो वेक्टर, तो वेक्टर की क्या खास बात है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और ऑल्सो फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और एक इसको समझना हो तो कैसे समझे, जैसे उदाहरण के लिए हमने पूछा कि भाई विघ्नेश तुम्हारा घर कहाँ है, तो तुमने कहा अरे सर 100 मीटर पे है इसको घर हमारा, ठीक है। उसकी शॉर्टेस्ट, अभी जब हम यहाँ आए हैं उससे पहले यही पढ़ के आए। हाँ, तो कितना बता दिया इन्होंने, कहा 100 मीटर में, तो इन्होंने हमको केवल मैग्नीट्यूड बताया कि हमारा घर यहाँ से केवल 100 मीटर पे है, लेकिन हमें डायरेक्शन नहीं पता। ये बिल्कुल वही वाला एग्जाम्पल हो गया कि एक बार एक जो महाशय थे तो वो रेलवे स्टेशन पहुंचे, और जब रेलवे स्टेशन पहुंचे तो रेलवे स्टेशन से उनको जाना था पंचक्की चौराहे। पंचक्की चौराहा कहाँ पड़ता है, माल रोड के जो है नरोना चौराहा है उसके आगे। अब बाहर निकले, बहुत अपने आप को बहुत चालाक बनते थे, क्लेवर टाइप के। बाहर निकले, ऑटो वाले से पूछा कि भाई बताओ पंचक्की चौराहा कितने लोग, बोला 100 रुपए। बोला 100 रुपए कैसे होते हैं, ये कोई रात के लूट रहे हो तुम, तो लूट मचा रखी है। बोला बाबूजी ऐसा है भाई, आपको छोड़ेंगे, आप खाली इनको वापस आना, सवारी तो मिलेगी नहीं रात के हमको। तो वो बहुत बुद्धिमान थे, बोले ठीक है जाओ। तो बोले हाँ ऐसा खुद ही पैदल चलेंगे। अपना पैदल चलने लगे, ठीक है। करीब 1.5-2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर से आगे 1 किलोमीटर का वहीं को पहुँच गए। फिर वो वही वाला ऑटो वाला फिर आ गया, वो जा रहा होगा कहीं, तो फिर वो ले रहे ऑटो इधर। वो ऑटो वाला आया लेके ऑटो, तो बोले चलो पंचक्की चौराहे। तो बोला हाँ चलेंगे, मैंने पहले ही कहा था चलेंगे। बोले क्या रुपए, बोला 180 रुपये। बोला अभी तो तुम्हारे 100 रुपये मांग रहे थे, अब हम जबकि 1.5-2 किलोमीटर चले आए हैं, 1 किलोमीटर लगभग तो होने ही वाला है, तो अब तुम जो 180 बता रहे हो। कह रहे हैं आप गलत डायरेक्शन में चले आ रहे हो, इसके ठीक अपोजिट में है पंचक्की चौराहा, और आपको जाना चाहिए था मालरोड की तरफ, तो आप चले गए टाटमिल चौराहे की तरफ चले जा रहे हो पैदल चले। अब ले अपनी बुद्धिमानी में फंस गए वहां से, तो बैठे 180 रुपये दे के, फिर उसने छोड़ा। ज्यादा बुद्धिमानी दिखाना कई बार जो है गड़बड़ हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर डायरेक्शन ना हो तो ये सब प्रॉब्लम होंगी, ठीक। तो आप अभी जो बात करें विघ्नेश घर कहाँ है, तो इन्होंने कहा 100 मीटर पे, तो उन्होंने वैल्यू बताई, लेकिन साथ में बताएंगे कि ईस्ट डायरेक्शन में, मान लो ये पूर्व दिशा है, तो इन्होंने कहा ईस्ट डायरेक्शन में कितना है यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर घर है। फिर इनका अगर रास्ता पूछा जाए तो इसके लिए इनके घर पहुँचने के रास्ते अलग अलग टाइप के हैं। एक रास्ता है जो ऐसे जाएगा, फिर जो रोड बनी उसके अकॉर्डिंग चलेगा। एक है कि सीधी लाइन खींच दो इनके घर के लिए, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो जब हम लोग क्या बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो शॉर्टेस्ट रूट लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, या डिफरेंस इन पोजीशन, जो अलग अलग पोजीशन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, मिल गया डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गई बात। तो डायरेक्शन की बात क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझ गए।
इसके अलावा क्वांटिटी भी समझ में आ गई। तो ये दो क्वांटिटी थी। अब हमारा जो पूरा चैप्टर है वो वेक्टर पे ही डिपेंड करता है भाई, वो स्केलर का मामला इसमें नहीं है, ठीक है। जो हमारे पास पूरा पढ़ना है हमको वो वेक्टर ही पढ़ना है। तो वेक्टर में जब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो वेक्टर भी कई टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जैसे लिखा है कहीं पर ए, तो इसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, ये बन गया ए वेक्टर। दूसरा तरीका ये होता है कि हम थोड़ा सा क्या करें, इसको डार्क लिखें। अगर कहीं पर ये ऐसे डार्क लिखा हुआ है तो भी ये वेक्टर है, लेकिन डार्क करके लिखना कठिन है, इसलिए हर जगह आपको वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर क्या दिखता है, एरो दिखता है। अब ये जो वेक्टर है कई टाइप के हो जाते हैं। कई टाइप का मतलब क्या है कि जैसे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये मान लिया है पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है। तो यहाँ पर ये पी वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, क्यू वेक्टर हो गया। क्यों? क्योंकि देखो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसकी डायरेक्शन भी सेम है। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अब मान लिया कि एक ये है पी वेक्टर है और एक जो है मान लिया ये क्यू वेक्टर है, ठीक है। तो अब ये जो क्यू वेक्टर है तो ये पी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू क्यू वेक्टर हो गया। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट हो गई। क्लियर हो गई बात ना? इसके अलावा अगर यहाँ पर ये लिखा है ऐसे दिया हुआ ये पी वेक्टर हो गया और ये सपोज क्यू वेक्टर हो गया, तो यहाँ पर भी पी वेक्टर क्यू वेक्टर बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है। फिर इसके अलावा अगर मान लेते हैं ये एक पी वेक्टर हो गया और ये एक क्यू वेक्टर हो गया, तो इसमें ना डायरेक्शन सेम मिल रही है और ना मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये भी बराबर नहीं होंगे। तो ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। दूसरे, ये जो वेक्टर आपको सामने दिख रहा है ये वी वेक्टर इक्वल टू पैरेलल वेक्टर है, एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं। या अगर ऐसा है मान लो, तो ये भी जो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर है वो क्या दिख रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं। पैरेलल वेक्टर भी आते हैं, अपोजिट हो जाएगा तो अपोजिट वेक्टर, एंटी पैरेलल भी जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो है वेक्टर की ये बात हो गई यहाँ तक। देन फिर इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप के वेक्टर होते हैं, जैसे एक आता है आपका जो है नल वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर बोलते हैं जिसको। तो नल वेक्टर और जीरो वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए। तो अगर जीरो वेक्टर का मतलब होता है जीरो इंटू ए वेक्टर, जीरो का मल्टीप्लाई इसमें करा दो वो सब जीरो हो जाता है। तो हैविंग क्या, तो जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है, हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। अगर जीरो मैग्नीट्यूड है तो हम लोग कहते हैं कौन सा वेक्टर है, जीरो वेक्टर है। फिर ऐसे यूनिट वेक्टर आता है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट होता है। जैसे ये ए कैप है तो ये हो गया कितना, 1 हो गया। इसको कैप से दिखाते हैं ना, कैप लगी है, ठीक। तो जनरली यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये प्रिंट करने का तरीका है। यूनिट वेक्टर बिल्कुल अभी कैसे है उसके बारे में भी बता देते हैं, या तो इसको ए वेक्टर अपॉन ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड ऑफ ए वेक्टर का मतलब ये होता है, ठीक है। अब बिल्कुल क्या यूनिट वेक्टर जीपीएस सिस्टम के तरीके है। अभी क्या है कि जैसे चौराहे पे पुलिस वाला खड़ा है, भैया ये फलाना जगह जाना है उनको, तो ये कहाँ से पड़ेगा, तो वो समझाता है ऐसे 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 चले जाना। तो तुमने कहा यार बड़ा है तो क्या जो है मामला गड़बड़ है, समझे कि नहीं। तो जैसे कभी वहाँ जाओ घूमने मथुरा वृंदावन, तो वहाँ पर मथुरा वृंदावन में गाइड घूमते हैं। जैसे आपके पास मान लो गाड़ी भी है लेकिन आपको रूट नहीं मालूम है, उनको सब मालूम होता है। अच्छा, रूट में क्या होता है कि रूट में आप फाइनल डेस्टिनेशन तय कर लेते हो। तो आपने पता लगा बाके बिहारी मंदिर लगाया तो बाके बिहारी मंदिर सीधे ले जाएगा, लेकिन बीच के स्पॉट आपको नहीं समझ में आएंगे। तो वहाँ गाइड मिलते घुमा करते रहे, ऐसे ही पहुंचे तुरंत पकड़ लेंगे। हाँ सर 100 रुपये 100 रुपये, तो वो गाड़ी में बैठ जाते हैं आपकी, और वो आपको वहाँ का लोकल सब क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। समझे कि नहीं। तो ये तो हो गया कोई फिजिकली हमारे साथ था, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब दूसरा ऐसा है, हर जगह फिजिकली तो कोई जा नहीं सकती है, तो ऐसी जगह आते हैं यूनिट वेक्टर जिनका मल्टीप्लाई कर दो तो फिर कुछ नहीं है, जो है वही आप ही है, लेकिन वो आपको डायरेक्शन सब जगह बता रहा है। वो जैसा उदाहरण जीपीएस, हमने मैप में लगा लिया, रूट लगा लिया, उस रूट के साथ में सर्च कर ली चीजें, ये वाला कौन कौन सी चीज रूट में एक बार देख लिया जाता है, कौन कौन रूट पे पड़ रही वहां तक जाने में,
और रूट में हमने हर जगह क्या कर लिया, स्टॉप लगा लिए। तो अब कोई है तो नहीं आपके साथ, लेकिन फिर भी आपको रास्ता पता चल रहा है। तो जीपीएस इज लाइक अ यूनिट वेक्टर, जिसका अपना कुछ नहीं है, वो केवल आपको क्या बता रहा है, रूट पे रूट बताता चला जा रहा है, आप चल रहे, आपके साथ कोई है नहीं। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर की बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। तो ये बात आती है यूनिट वेक्टर की। जब इतनी बात हो जाती है तो फिर इन जो है वेक्टर्स का आगे की सिस्टम शुरू होता है। आगे के सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं कि सबसे पहले आता है नंबर 1 एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर सबसे पहले आता है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है कि जैसे दो तरह से जो है वेक्टर का एडिशन किया जाता है। एक तो ट्रायंगल लॉ होता है और एक पैरेललोग्राम लॉ होता है। तो दो तरह के लॉ होते हैं, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम। तो कैसे जोड़ते हैं ट्रायंगल लॉ से, समझे जैसे मान लो कहीं पर एक ए वेक्टर ये दिया, कहीं एक बी वेक्टर ये दिया और कह रहा है जोड़ो दोनों को। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमने सबसे पहले ए वेक्टर खींचा, ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर की टेल जोड़ दी। ठीक है, अब ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर का हेड जोड़ दिया, तो ये रिजल्टेंट आ गया आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, ए वेक्टर प्लस। कोई दिक्कत है इसमें, समझ गए ना? तो इसको ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग जो है पॉलीगोनल तरीके से भी जोड़ सकते हैं। जैसे कहीं पे मान लो ये दिया है, फिर ये दिया है, फिर ये दिया है ना? जैसे ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर, सबको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर का टेल, बी वेक्टर के हेड से सी वेक्टर का टेल, और फाइनली फिर इसको जब जोड़ दोगे तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इसमें दो काम होंगे, और देखो इधर, इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, आर डैश वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये दो को जोड़ लिया केवल। अब इसको और इसको जोड़ोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, तो ये तो एक तरीके से पॉलीगोनल मेथड भी हो जाता है इसमें जब ज्यादा हो। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ की कहानी भी समझ ले। जैसे ये मान लेते हैं कि ए वेक्टर है, यहां पर कहीं दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा जो यहां पर मान लेते हैं ये बी वेक्टर दिया है। अगर इस तरीके का दिया तो कैसे जोड़ा जाएगा? तो इसको जोड़ने के लिए फिर हम लोग जो है पैरेललोग्राम का मेथड यूज करते हैं। ए वेक्टर और ए वेक्टर का जो है के टेल से बी वेक्टर की टेल यहाँ पर एक तरीके से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर क्या करा, इसके ए वेक्टर के पैरेलल एक हमने लाइन खींच ली इस तरीके से, और यहाँ पर जो है ऐसे पैरेलल बी वेक्टर के खींच ली, तो ये भी बी वेक्टर हो गया, ये भी, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने साइड बराबर हो जाती है। समझ गए? अब इसके बाद इसका जो डायगोनल ले लोगे तो वो डायगोनल आपको दिखाएगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो। समझ गए? तो ये आपका जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का जो एक तरीके से ज्योमेट्रिकल मेथड आपने यहाँ पर देख लिया।